Heartless lovers, please like and comment. एपिसोड 16। अरुण इस वक्त बहुत खुश था क्योंकि उसने जिया के शरीर की उसकी सारी ताकत रोक ली थी। यह बेजान सी जमीन पर पड़ी रही और अरुण अपनी खुशी का जश्न मान रहा था। यहाँ शालिनी ने अरुण की तलाश कर ली थी और वो उसी जगह जा रही थी जहाँ अरुण जिया को लेकर गया था, पर अरुण एक शैतानी चाल चल रहा था। इस वक्त अरुण उसे कांच के बॉक्स के सामने खड़ा था। उसके सामने वही काला गुलाब था। अरुण उसे काले गुलाब को उसे बॉक्स से निकाल लेता है और अपने हाथ में वह गुलाब रखकर अपनी आंखें बंद करके कुछ बोलने लगता है। कुछ ही देर में उसके हाथ में एक छोटी सी डिब्बी आ जाती है जिसमें हरे रंग की दवाई जैसा कुछ था। अरुण उसे डिब्बी को देखा है और जोर जोर से हंसने लगता है। अरुण हंसते हुए बोलता है, देखना शालिनी, अब ये लड़की जिसे तुम अपनी जान से भी ज्यादा चाहती हो, ये तुम्हारी बच्चों के उसे शराब का कारण बनेगी और तुम कुछ भी नहीं कर पाओगी। इस छोटी सी डिब्बी में बंद यह पानी तुम्हारे बच्चों को भी शैतान बना देगा और कारण होगी यह बच्ची। इतना बोल अरुण फिर से जोर जोर से हंसने लगा। फिर अरुण अपना एक हाथ हिलाता है जिससे उसके पास एक चमगादड़ उड़ता हुआ आता है और धीरे धीरे एक वैम्पायर में बदल जाता है जो बिल्कुल मिहिर की तरह दिखता था। अरुण उसे डिब्बी को देते हुए बोलता है, ये पानी उन चारों बच्चों को पिला देना और उसके बाद उन बच्चों को हवेली के बाहर लेकर आ जाना और हवेली में आग लगा देना, समझ गए? और यह सब उन बच्चों के सामने ही करना, आखिर उन्हें भी तो पता चले कि गलत सिर्फ मैं नहीं हूँ। ये शक्ल देखकर वह बच्चे समझेंगे कि यह काम इस लड़की के बाप ने किया है। अरुण जिया की तरफ हाथ करते हुए बोला, अब जाओ यहाँ से, काम जल्दी हो जाना चाहिए। अरुण फिर बोला। उसकी बात सुनकर वह वैम्पायर वहां से चला गया। यहाँ शालिनी भी अब तक उसे जगह आ गई थी जहां अरुण था। शालिनी उसे खंडहर के सामने खड़ी थी। शालिनी को वहां बहुत अजीब लग रहा था। उसे जगह एक अजीब सा सन्नाटा था। वह काफी डरावनी जगह थी। वह हिम्मत करके उसे खंडहर में चली जाती है जहां अरुण को अपने पीछे कुछ एहसास होता है। अरुण पीछे पलट कर देता है तो वहां शालिनी खड़ी थी। उसकी आंखें गुस्से से लाल थी और वह अरुण को का जाने वाली नजरों से देख रही थी। शालिनी ने दिया की हालत देख ली थी, इसलिए उसने अरुण पर बहुत गुस्सा आ रहा था। एक पल के लिए शनिदिनी को देखकर तो अरुण भी डर गया, पर अगले ही पर वह एक शैतानी मुस्कान के साथ शालिनी से बोला, आओ आओ साले, स्वागत है तुम्हारा, कैसा लग रहा है अपने जिगर के टुकड़े को मारता हुआ? देखकर देखो ना, बेचारी छोटी सी बच्ची का क्या हाल हो गया है इसकी। अरुण किसी सखी की तरह बोल रहा था। इस पर शालिनी ने अरुण को करारा जवाब देते हुए बोली, आखिर तुमने अपनी औकात दिखाई दी अरुण, तुम पहले भी करते आज भी कर हो। देखो, अपना मकसद पूरा करने के लिए तुमने एक बच्ची का इस्तेमाल किया, पर तुमसे और कोई उम्मीद भी क्या की जा सकती है? तुम तो हमेशा पेट पर वार करते हो, क्योंकि सामने से वार करने की हिम्मत तुम जैसे कारों में नहीं होती। उसकी बात सुनकर अरुण का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। अरुण गुस्से में बोल, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुझे कर बोलेगी? हाँ, देख मैं क्या करता हूँ। अब इतना बोल अरुण ने शालिनी के बाल पकड़ लिए, जिसके कारण शालिनी के मुंह से चिकन निकल गई और अरुण ने शालिनी का सर एक दीवार पर दे मारा, जिससे शालिनी को बेहोशी आने लगी। पर अरुण को आप भी शांति नहीं मिली। वह तेजी से जिया की तरफ बढ़ने लगा। उसको जिया की तरफ बढ़ता देख साले ने जल्दी से उसे रोकने के लिए चली गई। शालिनी ने अपने बड़े बड़े दांत और नाखून निकाले और अरुण पर हमला कर दिया। शक्तिशाली वैम्पायर रूप में आ गया और उन दोनों का घमासान युद्ध शुरू हो गया। भाग 17। अरुण और शालिनी के बीच बहुत ही खतरनाक लड़ाई छड़ी हुई थी, पर अरुण की ताकत शालिनी से कहीं ज्यादा थी। पर
फिर भी शालिनी अपनी पूरी हिम्मत से लड़ रही थी। यहाँ दूसरी तरफ वह मिहिर की शक्ल वाला वैम्पायर हवेली आ चुका था। हवेली आपके उसने अपने पंख छुपा लिया और बिल्कुल नॉर्मल होकर हवेली के अंदर चला गया। हवेली में समीर और बच्चों के अलावा और कोई नहीं था और वह धीरे धीरे उन चारों बच्चों की तरफ बढ़ गया। उसका मकसद बहुत खतरनाक था और वह चारों मासूम बच्चे उसकी चाल से अनजान थे। उसने एक एक करके सारे कमरों में बच्चों को देखना शुरू किया। आखिर में एक कमरे में उसे वह चारों बच्चे एक साथ बैठे मिले। उन्हें देखकर वैम्पायर जिसका नाम कल था उसके चेहरे पर शैतान में मुस्कुराहट आई और वह बच्चों की तरफ बढ़ गया। बच्चों ने जब उसे देखा तो उसे मिहिर समझ लिया। विहान भागकर उसके पास गया और बोला, मिहिर अंकल, क्या जिया मिल गई? वह ठीक तो है ना? कहाँ चली गई थी वह? क्या वह आपके साथ आई थी? इतना बोल विहान आशा भरी नजरों से उसे बहरूपियों को देखने लगा। उसकी बात सुनकर कल बोला, जिया अभी नहीं मिली है, पर देखा मैंने क्या लाया हूँ। उसने वह छोटी सी डिब्बी आगे करते हुए कहा, इसमें एक खास पानी है जिसे पीकर यदि तुम लोग कोई विश करोगे तो तुरंत पूरी हो जाएगी। को इस पी लो। उसने वह डिब्बी उन चारों की तरफ बढ़ा दी। आह्वान उसे लेकर बोला, यदि हम चारों ये पीकर विश्व मांगे तो हमें जिया मिल जाए तो क्या हमें जिया मिल जाएगी? हाँ जरूर मिल जाएगी, अब जल्दी से इसे पी लो। कल बोला। वह चारों बच्चे उसकी बात सुनकर बहुत खुश हो गए। आखिर में वह बच्चे ही थे और बच्चे बहुत मासूम होते हैं। अच्छे बुरे की समझ उन्हें कहाँ थी, इसलिए किसी की भी बातों में आसानी से आ जाते हैं। और फिर वह कल बिल्कुल मिहिर की तरह दिखता था, इसलिए वह उसे पहचान भी नहीं पाई। उन चारों ने एक एक करके वह दवाई पी ली। उसे पीते ही उपचारों के शरीर में अलग सी तड़प उठने लगी। वह चारों दर्द से तड़पने लगे, पर उनके मुंह में आवाज भी ना निकल पाए और देखते ही देखते चारों बेहोश हो गए। कल ने उन्हें उठाकर बाहर ले आया और एक पेड़ से बांध दिया और अपनी आंखें बंद करके कुछ बोलने लगा। कुछ ही देर में उन चारों को होश आ गया। उन चारों को होश में देखकर कल के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ गई। वह चारों कल को देख रहे थे। उन्हें यही लग रहा था कि वह मिहिर है और यह सब कर रहा है। कल उनके सामने आकर हंसते हुए बोला, अब होगा अरुण का बदला पूरा। तुम चारों बच्चे अब जिंदगी भर शैतानों की जिंदगी जुड़े होंगे, और वह भी जिया और हमारी वजह से। और तुम्हारे माँ बाप वह तो आज ही इस दुनिया से अलविदा बोल देंगे। उसकी बात सुनकर वह चारों बच्चे हैरान हो गए। वह चारों रोने लगे और रोते हुए बोले, में हिरण कल यह है, आप क्या कर रहे हैं? मम्मी पापा को क्या होगा? अमीर अंकल आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? उनकी बात सुनकर कल बोला, बस देखते जाओ मेरे बच्चों। और शैतानी हंसी हंसते हुए हवेली की तरफ बढ़ गया। विहान, आह्वान आदि और इनाम रोते हुए बस कल को देख रहे थे। कल ने देखते ही देखते पूरी हवेली में आग लगा दी। किसी को कुछ सोचने का मौका भी नहीं मिला और हवेली तेजी से आज की लपटों में समा गई। अंदर से मीरा जो अपने कमरे में बैठी थी, अचानक आग लगने की वजह से घबरा गई। उसे लगा बच्चे अपने कमरे में है, इसलिए वो बच्चों की कमरों की तरफ भाग। वहां बच्चे नहीं थे। समीर शालिनी के कमरे की तरफ भाग, पर वहां पर शालिनी भी नहीं थी। किसी को घर में न पाकर समीर बाहर की तरफ भाग, पर तब तक बहुत डर चुकी थी। पूरी हवेली आज से समा चुकी थी। धुएं के कारण समीर की भी साथी उखड़ने लगी और वह बेहोश हो गई। जहां अक्षय और मिहिर अरुण की ही तलाश कर रहे थे, पर उसका कोई पता नहीं था। अक्षय को लगा कि शायद शालिनी उसकी मदद कर सकती है अरुण की खोज करने में, इसलिए अक्षय ने मिहिर को बोला कि वह तलाश जारी रखें और खुद हवेली आ गया। वहां जाकर अक्षय ने जब हवेली का नजारा देखा
तो उसकी रूह कहाँ पर गई। अक्षय को लगा कि शायद समीर, शालिनी और चारों बच्चे अंदर होंगे। उसके सोचने समझने की शक्ति ने काम करना बंद कर दिया। क्या करना है और क्या नहीं वह सोच नहीं पाया और बिना सोचे समझे हवेली के अंदर चला गया। वहां उसे समीर के अलावा कोई नहीं मिला। अक्षय ने समीर को जगाने की कोशिश की पर समीर उसे वक्त इस दुनिया से जा चुकी थी। अक्षय की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने समीर को वहीं छोड़ और बाहर निकालने की कोशिश करने लगा पर हवेली की आग इतनी बढ़ चुकी थी कि वो बाहर नहीं आ पाया। वही वह चारों बच्चे यह नजारा अपनी आंखों से देख रहे थे। पहले हवेली में आग लगी और फिर उनके पापा भी उसे आग में चले गए। उन चारों की आंखों में बेहिसाब आंसू बह रहे थे। वह चारों सीख रहे थे, चिल्ला रहे थे पर कोई उनकी सुनने वाला नहीं था। तभी वहां फिर से कॉल आया। उसे देखकर वह चारों होली, मेहर अंकल आपने ऐसा क्यों किया, हमारे मम्मी पापा को बचा लीजिए। उसकी बात सुनकर कल बोला, वह तो अब इस दुनिया से चले गए और तुम्हारी शालिनी माँ, वह तो एक वैम्पायर है और जिया को बचाने के लिए अरुण से लड़ने गई है। तुम चारों चिंता मत करो, उनका भी यही हाल होने वाला है। उनकी बात सुनकर वो चारों बच्चे हैरान हो गए। उन्हें उसकी बातों का मतलब समझ नहीं आया पर इतना उन्हें समझ आ चुका था कि यह सब्जियां और मेहर के कारण हुआ है। इसलिए उन्हें अब जिया और मेहर से नफरत हो रही थी। पर उनकी जिंदगी का असली तूफान तो अब आने वाला था क्योंकि वह चारों भी श्रापित हो चुके थे और वैम्पायर बन चुके थे। यहाँ शालिनी भी लड़ते लड़ते बहुत घायल हो चुकी थी पर उसने अरुण को भी घायल कर दिया था। फिर भी शालिनी की हालत ज्यादा खराब थी क्योंकि अरुण उससे ज्यादा ताकतवर था। शालिनी के पास सब कोई रास्ता नहीं बचा था। शालिनी ने अपनी कमर में फंसा एक खंजर निकाला और अरुण परिवार कर दिया, जिससे अरुण तड़पते हुए बेहोश हो गया और उसकी शक्तियां कम होने लगी। वो खंजर अरुण को सिर्फ घायल कर सकता था, उसे मार नहीं सकता था। इसलिए शालिनी ने पहले उसे खंजर का इस्तेमाल नहीं किया था और उनके बेहोश होते ही शालिनी जिया के पास गई और देखकर शालिनी की आंखों में आंसू बहने लगे। वह जिया को हिलाते हुए बोली, मेरी बच्ची उठ जाओ। जिया बेटा देखो, उठ जाओ, हम आपको लेने के लिए आए हैं। पर जिया के शरीर में कोई हलचल नहीं थी। शालिनी ने उसकी नफ्स देखी तो ना के बराबर थी। शालिनी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी शालिनी की नजर सामने जलती हुई आग पर गई। साले ने कुछ सोचा और उसे आज के सामने जाकर बैठ गई और कुछ मंत्र पढ़ने लगी। थोड़ी देर में उसे आग में एक धमाका हुआ जिससे शालिनी दूर जा गिरी और उसे आग में से एक डिब्बी निकाली जिसमें गुलाब रंग का पानी था। शालिनी ने उसमें से थोड़ा सा पानी दिया को पिलाया जिससे जिया की हालत ठीक होने लगी। पर शालिनी की हालत बहुत खराब हो गई थी, इसलिए शालिनी ने अपना खंजर और वो गुलाब पानी की डिब्बी को पास में ही पड़े एक लकड़ी के डिब्बे में डाल दिया और उसमें अपने खून से एक खत लिखकर रख दिया और बॉक्स और जिया को उठाकर शालिनी वहां से भाग गई। भाग 18। शालिनी जब जिया को लेकर अपने घर की तरफ भाग रही थी, हालांकि उसकी हालत काफी खराब हो चुकी थी पर उसे कुछ भी करके दिया की जान बचाने थी उसे बेचारी को। तो यह अंदाजा नहीं था कि क्या हो चुका है। वह तो बस भाग रही थी। यहाँ मेहर जो अभी भी जिया और अरुण की तलाश कर रहा था, उसे रास्ते में भागती हुई शालिनी नजर आती है जिसके पास दिया अभी भी थी। मेहर उनको देखकर हैरान हो जाता है क्योंकि शालिनी की हालत बहुत खराब थी। उसे जगह जगह चोट लगी थी जिसमें से खून निकल रहा था पर फिर भी सेल नहीं भाग रही थी। वह उड़ भी नहीं सकती थी पर अरुण ने उसके पंखों को बहुत घायल कर दिया जिसके कारण वह उड़ नहीं पाई। मेहर जब शालिनी को देता है तो भागकर उसके पास जाता है। मेहर शालिनी के पास जाकर घबराकर बोलता है, भाभी आप यहाँ कैसे
और आपकी यह हालत किसने की? ऊर्जा ये यहाँ आपके साथ कैसे? मिहिर का जवाब देते हुए शालिनी हफ्ते हुए बोली, मिहिर भाई आप जिया को और मेरी फैमिली को लेकर कहीं दूर चले जाइए प्लीज, क्योंकि यदि आप यहाँ रहे तो कोई नहीं बचाने वाला, क्योंकि मैं अब ज्यादा देर तक नहीं जी पाऊंगी, मेरे अंदर और हिम्मत नहीं है। शालिनी दर्द में तड़पते हुए बोली। उसकी बात सुनकर मिहिर की आंखें नम हो गई। उसने शालिनी से पूछा, पर भाभी आपका ये हालत किसने किया? जिस पर शालिनी बोली, यह सब अरुण किया धरा है, आप जल्दी जाइए कहीं उसने मेरे बच्चों को कुछ ना कर दिया हो। मिहिर भाई लीजिए जिया को। शालिनी जिया को मिहिर को सौंप देती है, और हाँ ये बॉक्स लीजिए, यह आप जिया को दे देना, पर उसे यह अभी खोलना मत देना, उसे ये तब देना जब बड़ी हो जाए। अच्छा बुरा समझने लगे मिहिर भाई, अब आप यहाँ से जाइए प्लीज। मिहिर ने शालिनी के हाथ से वह बुक्स लिया और बोला, भाभी मैं आपके यहाँ ऐसे ही हालत में नहीं छोड़कर जा सकता, आप मेरे साथ चलिए। इस पर सेल नहीं बोले मिहिर भाई, आप जाए और जिया और मेरी फैमिली को बताइए, बस मेरे पास अब ज्यादा वक्त नहीं है, आप चले जाइए। शालिनी ने चिल्लाते हुए यह बात बोली। मिहिर को मजबूरी में वहां से जाना पड़ा। मिहिर नहीं जाते जाते एक नजर शालिनी को देखा और फिर तेजी से हवेली की तरफ बढ़ चला। उसको जाता हुआ देख शालिनी के चेहरे पर सुकून भरी मुस्कान आ गई, और वह भी इस दुनिया को अलविदा कहकर चली गई। यहाँ मिहिर जब हवेली पहुंचा था, वहां के हाल देखकर उसके होश उड़ गए, क्योंकि पूरी हवेली आग में जल रही थी। उसको दूर से भी देखा जा सकता था, और जिस जगह वह अभिनेत्री, उसे जगह कोई और घर भी नहीं था, इसलिए कोई भी उनकी मदद नहीं कर पाया था। आमिर भी उसे हवेली में जाने की हिम्मत नहीं कर पाई, क्योंकि उसके साथ जिया थी। इसलिए मिहिर पहले हवेली ना जाकर अपने एक दोस्त के घर चला गया, और जिया को अपने दोस्त के पास छोड़ दिया। आमिर का दोस्त और कोई नहीं, जिया के अंकल ही थे। वह जिया को अपनी बेटी की तरह मानते थे, इसलिए मिहिर ने जिया और उसे बॉक्स को उनके हवाले किया और उनसे बोला, प्रशांत मैं एक मुसीबत में हूँ, देख मैं कहीं जा रहा हूँ, यदि मैं वापस नहीं आया तो बस मेरी बच्ची का ख्याल रखना और उसे यह बॉक्स दे देना, और उससे बोलना कि इसे हमेशा संभाल कर रखें, ठीक है मैं जा रहा हूँ। इतना बोल मिहिर वहां से जल्दी से निकल गया। वह इतना जल्दी वहां से गया कि प्रशांत कुछ बोल नहीं पाया, बस उसके पास मासूम सी सोई हुई दिया रह गई। यहाँ मिहिर हवेली तक आ पाता इससे पहले कॉल नहीं उसे पकड़ लिया और उसकी भी जान ले ली। अब बच गए थे तो बस जिया, जो अपनी बचपन की सारी यादें भूल चुकी थी, और वेहान, आहवान, आदि और इवान, जिनको धीरे धीरे समझ आ गया कि वह अब एक अंपायर बन चुके हैं, उनके पास रह गई तो वह वीरान हवेली, खतरनाक यादें और बहुत सारा दर्द। उन चारों को यही लगता था कि यह सभी मिहिर ने किया है, और जिया के कारण वह वैम्पायर बनी है, और उनकी शालिनी माँ इस दुनिया से चली गई, क्योंकि कल ने उनके कुछ ऐसा ही बताया था, और वो उसी को सच मानते थे। एक और नाम था जो उन्हें याद था, वह अरुण, बस बाकी बहुत कुछ चीज उन चारों ने बड़े होने के बाद पता की थी, जैसे मिहिर की मौत की बात और शालिनी का अतीत। उन चारों को एक बात और पता थी कि उनका श्राप दिया से जुड़ा है, क्योंकि अरुण ने जो जादू किया था वह जिया के खून के जरिए हुआ था, और इसलिए उन चारों को जिया का खून देखकर कंट्रोल नहीं हो पाता था, और जिया का खून उनकी ताकत भी था। इस बात को बिहान ने पता लगाया था। उन चारों में खुद कैसे संभाला था, यह वह चारों ही जानते थे। शायद इसलिए वह लोग जिया से नफरत करते थे, पर जिया की अच्छाई और मासूमियत उन चारों को नफरत करने नहीं देती थी।
वर्तमान समय उन चारों ने दिया को सारी बात बता दी। जिया की आंखों में इस वक्त आंसुओं से भारी रहे। जिया का पूरा चेहरा लाल हो चुका था और अब उसकी एक धुंधली सी याद आ रही थी, पर सिर्फ 4 बच्चों की। बस वह रो जा रही थी। किसी का अतीत इतना दर्दनाक हो सकता है, ये जिया ने कभी नहीं सोचा था। और उसकी मासूम दिल जिसमें हर किसी के लिए सिर्फ प्यार था, ये सब सुनकर उसका दिल टूट सा गया। वह कुछ बोल नहीं पा रही थी। उसका रोना देखकर चारों भाइयों को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, पर जिया तो बस रोए जा रही थी। भाग 19। जिया के दिल में इस वक्त जो दर्द हो रहा था, शायद वो किसी दवा से काम नहीं हो सकता था, पर जो भी था वह एक ऐसी दर्दनाक हकीकत थी जिसे कभी बदला नहीं जा सकता था। अब जिया का उसे जगह में दम घुट रहा था और उन चारों भाइयों को देखकर उसका दिल दर्द में डूबे जा रहा था। उसे बहुत गिल्टी फील हो रहा था, इसलिए जिया उसे जगह से रोते हुए भाग गई। उसको भगत देख वहां उसके पीछे जन को हुआ, पर बिहार ने उसे रोक दिया। अभियान के रोकने पर आह्वान निर्विहान को देखा तो विहान नाम ऐसी दिलाते हुए बोला, नहीं आह्वान, जाने दो उसे, थोड़ी देर अकेले रहने दो, क्योंकि कुछ गम ऐसे होते हैं जो अकेले में ही काम होते हैं। और मुझे लगता है उसे हम चारों को देखकर ज्यादा बुरा लग रहा है, इसलिए वो यहाँ से भाग गई। और हम चारों अच्छी तरह से जानते हैं वहाँ कहाँ गई होगी। इस पर ईमान अहान और आदि ने कहा। मैं सिर हिलाया और वह चारों उसे रूम में बनी बालकनी में चले गए और वहां से गार्डन में बैठी जिया को देखने लगे। जिया उसे गार्डन में लगे एक पेड़ के नीचे जाकर चुपचाप बैठ गई थी। जी अपने घुटनों में अपना कर रख कर बैठी हुई थी। उसे पेड़ की ठंडी ठंडी हवा दिया के चेहरे को छू रही थी, जिससे उसके बाल उड़ते हुए उसकी आंखों के सामने आ रहे थे। उसकी कत्थई आंखों रंग के कारण लाल हो चुकी थी और उसकी मासूम गोरा चेहरा भी लाल हो चुका था, पर जा इस वक्त बहुत प्यारी और मासूम लग रही थी। जिया वहां बैठी उन हवाओं को महसूस कर रही थी, जिससे उसे थोड़ा सुकून मिल रहा था और उसका मन शांत होने लगा। कुछ देर जिया वहां वैसे ही चुपचाप बैठी रही, पर शायद कुदरत को उसका भी शांत रहना अच्छा नहीं लगता। कुछ देर बाद वहां काले घने बादल होने लगे और आसमान में हल्की हल्की बारिश की फुहार होने लगी। उसे ठंडे पानी की हल्की हल्की फाड़ दिया के चेहरे पर भी आ रही थी। कुछ देर बाद वह बारिश और तेज हो गई और वह मौसम खराब हो गया। लग रहा था कि बादल भेजे के साथ रोने लगे हो। जिया नहीं जब बारिश होते हुए देखे तो वह उसे पेड़ से पास से उठकर बारिश में चलेगी। पानी की बूंदें इस वक्त जिया को भिगो रही थी और जी आपने आंखें बंद कर अपनी बाहें फैलाए बारिश को महसूस कर रही थी। उसे बारिश में जिया की आंखों से आते हुए आंसू भी धुलते जा रहे थे। ऊपर बालकनी में खड़े वह चारों भाई बस जिया को देख रहे थे। उन्हें दिया को ऐसे देखने बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, पर यदि वह इस वक्त दिया के पास जाते तो या फिर से गिल्टी फील करने लगती तो वह चारों बिल्कुल नहीं चाहते थे, इसलिए वह मजबूरी में वहां खड़े होकर सब देख रहे थे। धीरे धीरे उसे जगह बारिश बंद हो जाती है, पर जिया की हालत इस वक्त कुछ ठीक नहीं थी। जिया धीरे धीरे चल के हवेली के अंदर आ रही थी, पर कुछ कदम चलने पर ही उसका सिर चकराने लगता है और वह बेहोश होकर गिर जाती है। उसको गिरता देख चारों भाई घबरा जाते हैं और हवा की तरह उसके पास आ जाते हैं। आदि आगे बढ़कर जिया को अपनी बाहों में ले लेता है। ईवान, विहान और आहान उसके पास बैठ जाते हैं। आदि जिया के गालों में तब करता है, पर जिया कोई मूवमेंट नहीं करती। आदि उसके माथे पर हाथ रखता है तो पता चलता है जिया इस वक्त बुखार से तप रही थी। आदि विहान से घबराते हुए बोलता है, भाई से तो बहुत तेज बुखार आ गया है। उसके बाद सुनकर विहान बोलता है, इसे
इसके रूप में लेकर चलो, जल्दी इसको दवाई देनी होगी आदि। उसकी बात मानते हुए जिया को अपनी गोद में उठा लेता है और उसे उसके रूम तक ले जाता है, उसके साथ ही विहान आदि और इनाम भी आ जाते। इनाम के पास कुछ दवाइयाँ थी जो वह दिया के लिए लाया था, पर उन चारों के सामने एक मुसीबत थी, उन्हें दिया के कपड़े चेंज करने थे, क्योंकि यदि जिया यूं ही के लिए कपड़ों में रहेगी तो उसकी तबीयत और बिगड़ जाएगी। इसलिए उन चारों ने उसे रूम में जितने भी लाइट थी सारे बंद करती है और अंधेरे में हाइजिया के कपड़े बदल दिए। पर यह सब करते हुए उन चारों के मन में कोई भी फिल्म नहीं आई थी, क्योंकि जिनकी में मुसीबत से लड़ते लड़ते हो चारों ने अपनी भावनाओं को मार डाला था। तूने लाइट भिजने के लिए बैंड की थी ताकि जिया को उन चारों के सामने शर्मिंदा ना होना पड़े। जिया के कपड़े बदलने के बाद दीवाने ने सारी दवाई ड्रॉप के जरिए जिया को पिला दी और विहान दिया के माथे में ठंडी पट्टी रख रहा था। इस वक्त उन्हें जिया में वही मासूम सी बच्ची नजर आ रही थी जो उनके साथ बड़े प्यार से खेला करती थी। वह चारों जिया से नफरत करना चाहते थे, पर उन चारों के दिल की एक डोर दिया से जुड़ चुकी थी और अब तो शायद जिया भी कभी उन चारों से नफरत नहीं कर सकती थी और इनका ये रिश्ता ही आगे चलकर उनकी ताकत बनने वाला था, जिसका अंदाजा उन्हें खुद भी नहीं था। जिया का बुखार अब धीरे धीरे कम होने लगा था और उसे होश भी आने लगा था। वह चारों भाई जिया के आसपास बैठे उसे देख रहे थे। जिया को होश में आता देख चारों के चेहरे पर अलग ही सुकून था, पर जिया उन चारों को अपने पास बैठा दे थोड़ा घबरा गई थी, क्योंकि इससे पहले जितने भी बार वह चारों जिया के पास थे सिर्फ उसका खून पीते थे, पर आज ऐसा नहीं था। उन चारों को जिया की फिक्र थी। जिया को उठा हुआ देश विहान उसका माथा छूकर देखा है। जिया का बुखार इस वक्त ठीक हो चुका था। अभियान को ये तसल्ली हो जाती है कि जिया अब ठीक है। विहान जिया के सिर में हाथ फेरते हुए बोलता है, अब तुम्हें कैसा लग रहा है लिटिल गर्ल। उसका ऐसा भरतार देख दिया हैरान हो जाती है, क्योंकि उन चारों का हिस्सा विहार जिया पहली बार देख रही थी। दिया रखकर विहान से बोली, मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है, बस थोड़ी कमजोरी लग रही है बस। उसकी बात सुनकर विहान बोला, ठीक है तुम आराम करो, उससे तुम्हें अच्छा लगेगा। यदि कुछ चाहिए तो मुझे बता देना। इस पर जिया ने हमें अपनी गर्दन हिला दी और वह चारों वहां से चले गए। भाग 20। जिया के रूम से निकालकर वह चारों भाई अपनी इस ब्लैक रूम में आ जाते हैं और चुपचाप बैठ जाते हैं। वह चारों व्यक्ति किसी गहरी सोच में थी। उन चारों को लग रहा था कि कहीं जिया को सारी सच्चाई बताकर उन्होंने कोई गलती तो नहीं कर दी, क्योंकि उन चारों को ही दिया की ऐसी हालत देखी नहीं जा रही थी। उन्होंने जिया को मुंह देखकर बहुत बुरा लग रहा था, इसलिए वह चारों जिया के रूप से निकाल कर यहाँ आ गए थे। उन चारों ने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ खाया था, पर अब जिया को खोने की हिम्मत उन चारों में नहीं थी। वह भले ही जिया से प्यार नहीं करते थे, पर उनकी खुद की फीलिंग वह खुद भी नहीं जानते थे, पर एक जिया ही ऐसी थी जो उन चारों को सुकून का कारण थी। इस वक्त वह चारों भाई श्याम थे। कुछ देर बाद शांति को तोड़ते हुए एवं बोला, भाई हमें जिया को सच्चाई बताकर कोई गलती तो नहीं करती क्या? हम कुछ ज्यादा ही मतलबी हो गए हैं? कहीं हम चारों ने अपने मतलब के लिए जिया को मुश्किल में तो नहीं डाल दिया? और जिया, मुझे नहीं लगता कि उसको कुछ पहले से पता है भाई। मुझे लगता है कि हमें सारी सच्चाई अच्छे से जानने की जरूरत है, क्योंकि ऐसे हम किसी नतीजे तक नहीं पहुंच सकते और जिया को भी तकलीफ नहीं दे सकते। इस पर विवान बोला, तुम सही कह रहे हो ईमान, मुझे भी लगता है कि कुछ तो है जो हमसे छूट रहा है, हमारी नजरों में नहीं आया। फिलहाल हमारे आसपास इतना वक्त नहीं है कि हम सच्चाई का पता लगे।
क्योंकि अरुण नाम की मुसीबत किसी भी वक्त कुछ भी कर सकता है और हमें अभी तक वो खंजर भी नहीं मिला, और यदि वह खंजर मिल भी गया तो माँ के बिना कोई काम का नहीं है, और जिया के बिना हम शराब भी खत्म नहीं हो सकता और ना ही अरुण मार सकता है, लेकिन हम जिया को कुछ भी नहीं होने दे सकते। विहान की बात सुनकर आह्वान बोल, भाई कहीं ऐसा तो नहीं कि वो खंजर जिया के पास हो, पर शायद जिया को कुछ भी पता ना हो। मुझे लगता है कि हमें उसके सामान में देखना चाहिए, क्योंकि यदि बड़ी माँ अपनी आखिरी समय में जिया के साथ थी तो उन्होंने वह खंजर भी दिया के पास ही रखा होगा, पर जिया उसे वक्त सिर्फ 2 साल की थी और उसे महीने में अपनी बेटी को अपने दोस्त के यहाँ छुड़वा दिया और हमारी बड़ी माँ को फंसा दिया। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एक बार हमें जिया के सामान की तलाशी लेनी चाहिए। इस पर आदि बोला, मुझे लगता है आह्वान सही बोल रहा है, हम जिया के पास से कुछ ना कुछ तो पता चल सकता है, कोई पुरानी तस्वीर, कोई पुराना कागज, कुछ भी। यदि हमें ऐसा कुछ भी मिल जाता है तो हमारी बहुत मदद हो सकती है। हाँ आदि, तुम जाओ और यदि वह सोती हो तो उसके रूम की तलाशी करो और कुछ भी ऐसा मिले जो हमारे काम का है वह लेकर आ जाना। बिहार बोला। आदि उसे रूम से निकाल कर दिया के रूम की तरह बढ़ गया। वह जाकर उसने रूम में देखा तो जिया इस वक्त सोई हुई थी, शायद कमजोरी के कारण उसे ज्यादा नींद आ रही थी। आदि की नजर सोई हुई जिया पर पड़ी, जो बहुत ही क्यूट लग रही थी। आदि उसे यूं देखकर उसमें खो गया। आदि को पता ही नहीं चला कि कब वह चलकर जिया के पास पहुंच गया। आदि जय के पास जाकर उसके पहले पर बैठ जाता है। आप दीजिए, आपको सोते हुए देख रहा था। आंधी बहुत आराम और प्यार से जिया की सर पर हाथ फिरता है और उसके माथे पर एक सॉफ्ट किस करता है। जिया नींद में ही कम सही फिर से सो जाती है और आदि वहां से उठकर जिया के सारे सामान की तलाशी लेने लगता है, पर आदि को वहां कुछ नहीं मिलता और वह सारा सामान की तलाशी कर रहा था। तभी आदि की नजर दया की अलमारी में रखे एक छोटे से लकड़ी के बॉक्स पर जाती है। आई उसे बॉक्स को उठा लेता है तो बॉक्स काफी पुराना था। उसे बॉक्स के अलावा आदि को उसे जगह पर कुछ नहीं मिला। काफी खोजने पर आदि को जब कुछ नहीं मिला तो आदि सिर्फ उसे लकड़ी के बॉक्स को लेकर वापस उसे ब्लैक रूम में आ जाता है, जहां पर बिहान, आहान और इवान बैठे हुए थे। आदि ऊंचारों को देखते हुए बोला, मुझे जिया के कमरे में कुछ नहीं मिला सिवाय इस लकड़ी के बॉक्स के। ये काफी पुराना लगता है, इसलिए मैं यहाँ लाया हूँ। उसके बाद सुनकर विहान उसे लकड़ी को बॉक्स को ध्यान से देखते हुए बोला, ये बॉक्स से यह बॉक्स तो बहुत पुराना है, पर यह जिया के पास कैसे? मुझे लगता है इसमें जरूर कुछ होगा, पर इसे देखकर तो ऐसा लग रहा है कि कोई सालों से खुल ही नहीं देखा। ये किस तरह जाम है? बिहार उसे बॉक्स को हाथ में लेते हुए बोलना, हाँ भाई, मुझे लगता है हमें इसे खोल कर देखना चाहिए। विवान बोला। विहान ने थोड़ी ताकत लगाकर उसे बॉक्स को खोलने की कोशिश की और वह बॉक्स खुल गया। उसे बॉक्स के खुलते ही उन चारों ने उसके अंदर देखा। उनकी चारों का हैरानी का ठिकाना नहीं रहा। आखिर क्या था उसे बॉक्स के अंदर और क्या राज खुलने वाला है उन चारों के सामने? जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए। हाटले स्लवा।